अस्सलामु अलैकुम। आज हम शुरू करते हैं 10वीं जमात की साइंस हिस्सा दुआम का चैप्टर नंबर 1, उसका सब टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डार्विन का कुदरती इंतखाब का नज़रिया, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर में हम देखेंगे चार्ल्स डार्विन के कुदरती इंतखाब के नज़रिए की अहम वजाहत क्या है और फिर उनके ऊपर एतराज़ात कौन कौन से उठे। ये जो 3 एतराज़ात दिख रहे हैं, ये एतराज़ात उठे हैं उनके ऊपर। तो ये 2-3 बातों के अंदर में इसको समअप करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि चार्ल्स डार्विन, ठीक है, इनका नाम चार्ल्स डार्विन है और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी कुदरती इंतखाब का नज़रिया उन्होंने दुनिया को दिया। ये जो सामने दिख रहा है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन ने हैवानात और नबातात के बेशुमार नमूने जमा किए थे। उनका मुशाहिदा करने के बाद उन्होंने जो काबिल है वही ज़िंदा रहेगा जैसे कुदरती इंतखाब के नज़रिए का ऐलान किया। ठीक है, और ये ऐलान कौन सी किताब में किया? इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पेसिस में किया। ठीक है, इसमें उन्होंने वजाहत की कि तमाम जानदार लातादाद जानदारों की अफजाइश नस्ल करते हैं। ये तमाम जानदार एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। ये मुकाबला अक्सर जानलेवा होते हैं क्योंकि जिन जानदारों में ज़रूरी खुसूसियात मौजूद होती है वही बच जाते हैं। कुदरती इंतखाब इसलिए अहम करार दिया गया कि जो बासलाहियत जानदार होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं, बाकी मर जाते हैं। ठीक है, बाकी ख़त्म हो जाते हैं। ज़िंदा हैवानात अफजाइश नस्ल करते हैं और अपनी नुमाया खुसूसियात के साथ नए जानदार पैदा करते हैं। डार्विन के कुदरती इंतखाब के इस नज़रिए को, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को तवील अरसे तक लोगों ने कबूल किया, लेकिन फिर इस पे एतराज़ भी किया। तो क्या एतराज़ किया? सिर्फ कुदरती इंतखाब ही इर्तिखा का ज़िम्मेदार नहीं। दूसरा पॉइंट, डार्विन ने मुस्तामिल और गैर मुस्तामिल तब्दीली की वजाहत नहीं की। ठीक है, और तीसरा, सुस्त रफ्तार तब्दीली और अचानक तब्दीली का इजहार नहीं किया। ठीक है, फिर भी ये एक संगे माइल की हैसियत रखता है। ठीक है, माइलस्टोन की हैसियत रखता है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जब हमको लिखना है तो एग्जाम में पॉइंट्स इस तरह से लिखेंगे। अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना कि पैराग्राफ को मैं समअप कर रहा हूँ, लेकिन किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। देखो, लिखना है डार्विन का कुदरती इंतखाब का नज़रिया। कोई भी सवाल आए इसमें से लिखना कि डार्विन की अरसा हयात को लिखना। 1809 में वो पैदा हुए और 1882 में इस दुनिया से चल बसे, यानी 1809-1882। ठीक है, ये उनका अरसा हयात, ये एक पॉइंट। और कुदरती इंतखाब का नज़रिया उन्होंने पेश किया। ये नज़रिया इर्तिखा के मुताले के लिए संगे मैल की हैसियत रखता है, माइलस्टोन की हैसियत रखता है। ये लिख दिए। ठीक है, और उनका नज़रिया क्या था? कुदरती इंतखाब का नज़रिया जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। उन्होंने कहा जो काबिल है वही ज़िंदा रहेगा, जो काबिल है वही ज़िंदा रहेगा। और इसे उन्होंने एक किताब में लिखा जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस में इसका जिक्र किया। तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई किताब और ये नज़रिया बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया। ठीक है, हैवानात और नबातात के उन्होंने बेशुमार नमूने जमा करके उनका मुशाहिदा करने के बाद ये जो नज़रिया है उनका, अपना ख्याल है कि जो काबिल है वही ज़िंदा रहेगा, ये एक नज़रिया दुनिया के सामने आया। ठीक है, तो हम इस तरह से इसमें पॉइंट्स बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, जो काबिल है वही ज़िंदा रहेगा। और कौन सी किताब में उन्होंने लिखा? द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस में लिखा। ठीक है, और इर्तिखा की मुताल्ला करने के लिए चार्ल्स डार्विन ने हैवानात और नबातात के बेशुमार नमूने जमा किए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उनकी वजाहतों में आप डाल सकते हैं कि तमाम जानदार लातादाद जानदारों की अफजाइश नस्ल करते हैं, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपने वजूद को कायम रखने के लिए उनमें जद्दोजहद शुरू होती है, यानी वो लड़ते हैं। अक्सर जानलेवा होता है ये मुकाबला। ठीक है, ये तमाम जानदार एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और ये मुकाबला अक्सर जानलेवा होता है क्योंकि जिन जानदारों में ज़रूरी खुसूसियात मौजूद होती हैं वही बच जाते हैं, बाकी मर जाते हैं। देखो, बाकी मर जाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। उसके बाद जो काबिल है वही ज़िंदा रहेगा और जो नाकाबिल हैं वो फना हो जाते हैं। यही कुदरती इंतखाब का नज़रिया है। अब पॉइंट नंबर 5 आखिरी, और इसको फिनिश करते हैं। अच्छी तरह माहौल से तवाफुक करने वाली अनवा। देखो, मैंने नू बताया था, नू की जमा है ये, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो नू की जमा अनवा
ठीक है, आगे भी मैं डेफिनेशन दूंगा। अच्छी तरह माहौल से तवाफुक करने वाली अनवा बड़े पैमाने पर अफजाइश नस्ल करती हैं और अपनी नुमायां खुसूसियात के साथ नए जानदार पैदा करती हैं। डार्विन के नज़रिए इंतखाब पर एतराज़ात उठे, ये दर्जेल हैं। नंबर 1 कि सिर्फ कुदरती इंतखाब ही इर्तिखा का जिम्मेदार नहीं, ठीक है, इर्तिखाई अमल के लिए चंद मजीद अज्जा जिम्मेदार होते हैं, ऐसा उन्होंने एतराज़ उठाया। ठीक है, लोगों ने डार्विन के नज़रिए पे उठाया। डार्विन ने मुस्तामिल और गैर मुस्तामिल तब्दीली की वजाहत नहीं की। ठीक है, डार्विन ने कारआमद और गैर कारआमद तब्दीलियों की वजाहत नहीं की। जो कारआमद होते हैं और गैर कारआमद होते हैं, जो काम में आ सकते हैं, ऐसी तब्दीलियां, उनकी वजाहत उन्होंने साफ साफ नहीं की। ये एक एतराज़ या ऑब्जेक्शन उठा। तीसरा ऑब्जेक्शन ये था कि डार्विन ने सुस्त रफ्तार तब्दीली और अचानक तब्दीली का इजहार नहीं किया। लेकिन इन तमाम ऑब्जेक्शंस, एतराज़ात के बावजूद डार्विन का इर्तिखा से मुताल्लिक किया गया काम एक माइलस्टोन संगे मेल की हैसियत रखता है। तो यहाँ पर इतने पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स आपको जैसे भी याद रहेंगे उसको लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर साइंसदान का तारुफ इस तरह से दिया हुआ है, तो हम ये देखेंगे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अब यहाँ पर उनका अर्ज़ हयात दिया गया है। इस अंग्रेज़ माहिर हयातियात ने इर्तिखा का नज़रिया पेश किया। उन्होंने साबित किया कि जानदारों की तमाम जमातें एक जैसे आबा व अजदाद से और हज़ारों साल की मुद्दत के बाद मरहलावार वक़ूपज़ीर हुई। उनके वक़ूपज़ीर होने में कुदरती इंतखाब का उसूल एक बहुत बड़ा सबब है। डार्विन का नज़रिया इस बात की वजाहत करता है। ठीक है, तो ये हमारे चार्ल्स डार्विन साहब, रॉबर्ट डार्विन, पूरा उनका नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इज द फुल नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। चलो, लेमार्क का नज़रिया लेमार्किज्म कहलाया। ठीक है, लेमार्किज्म कहलाया, दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जेन बाप्टिस्ट लेमार्क को बताया गया है। इनका अर्ज़ हयात है 1744-1829। यानी समझ में ये आया कि जेन बाप्टिस्ट पहले हैं। 1744-1809 में डार्विन साहब ने पैदा हुए। कौन? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये माहिर हयातियात पैदा हुए। उनसे पहले माहिर हयातियात 1744 में पैदा हुए जेन बाप्टिस्ट लेमार्क। इनका नज़रिया कहलाता है लेमार्क का नज़रिया, यानी लेमार्किज्म। ठीक है, यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स के बारे में उन्होंने बताया, यानी उन्होंने बताया कि आज़ा का इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल। ठीक है, तो इनके बारे में मैं यहाँ पर पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेता हूँ, ताकि जिन बच्चों को रीडिंग करने में भी दिक्कत होती है वो भी समझ लें कि किस लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है, कैसे तलफ़ुज़ निकालना है। ठीक है, तो गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। इर्तिखाई अमल के दौरान जानदारों की जिस्मानी बनावट में तब्दीलियां होती हैं। जानदार की कोशिश और काहली इन तब्दीलियों की वजह है। कोशिश और काहली, हमारे स्टूडेंट भी कोशिश करते रहें, काहली न करें। ठीक है, जानदार की कोशिश और काहली इन तब्दीलियों की वजह है। इस नज़रिए को जेन बाप्टिस्ट लेमार्क ने पेश किया। इसे उन्होंने आज़ा का इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल, यानी अपने पास आज़ा है, उज़ू, हाथ, पैर, कान, आँख, नाक, ठीक है, हाथ, पैर, तो हाथ खाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, पैर चलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आँख देखने के लिए इस्तेमाल हो रही है, नाक बू के लिए, खुशबू के लिए, महसूस करने के लिए, बू को महसूस करने के लिए, तो ठीक है, सूंघने के लिए। ठीक है, तो यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स का नाम दिया। उन्होंने मजीद वजाहत की कि जिराफ नस्ल दर नस्ल अपनी गर्दन लंबी करके दरख्तों के पत्ते खाने की वजह से लंबी गर्दन वाले हो गए। उन्होंने क्या कहा? सिंपल सी बात। ठीक है, ये जिराफ की तस्वीर बताई गई है। तो उन्होंने कहा कि जिराफ नस्ल दर नस्ल अपनी गर्दन लंबी करके दरख्तों के पत्ते खाने की वजह से लंबी गर्दन वाले हो गए। ऊपर की जानिब खाने लगे, नीचे खाते जानवर बहुत सारे, बकरी वगैरह आप देखो। ठीक है, लेकिन इस तरह से गाय भैंस जैसे नीचे सर करके खाते हैं, गाजर गवत खाते हैं। ठीक है, या फिर हम सब्ज़ तरकारियाँ कहेंगे, घास खाते हैं, घास फूस खाते हैं। ठीक है, ग्रेजिंग करते हैं। लेकिन जिराफ जो है वो ऊपर की तरफ देख के गर्दन का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगा। इस उज़ू का गर्दन का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, ये है। इस तरह लोहार के कंधे
ठीक है। लोहार के कंधे घन के इस्तेमाल की वजह से ताकतवर हो गए, ठीक है। शुतुरमुर्ग एमू जैसे परिंदों के पर इस्तेमाल न करने की वजह से कमजोर हो गए। हंस और बतख के पैर पानी में रहने से तैरने के काबिल हो गए, जबकि सांप अपने जिस्म को बिल में रेंग कर जाने के काबिल बनाने में पैर से महरूम हो गए। ये तमाम मिसालें अक्स करदा खुसूसियात यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की शक्ल में एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। इसे अक्स करदा विरासती खुसूसियात का नज़रिया, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या लेमार्क का नज़रिया, लेमार्किज्म कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके पॉइंट्स देखेंगे। देखो, अब ये हो गया पैराग्राफ रीडिंग करना। अब पैराग्राफ रीडिंग करके उसके पॉइंट्स को लेना और लिखना। जैसे मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर वापस से बोलता हूँ कि पहला पॉइंट तो हम इस तरह से लिखेंगे पेपर में कि अगर लेमार्किज्म लिखो, इस तरह से सवाल आता है तो हम लिखेंगे कि जेन बैप्टिस्ट लेमार्क सन 1744 से 1829 इनका क्या है, ये अरसे हयात है, ठीक है। ये अरसे हयात यहाँ पर है, पॉइंटर पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद लेमार्क ने आज़ा का इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल का उसूल और अक्स करदा विरासती खुसूसियात का नज़रिया, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पेश किया। लेमार्क के तसव्वुरात को लेमार्किज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनके तसव्वुरात को लेमार्किज्म के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 2 पॉइंट बना सकते हैं आप कि लेमार्क ने आज़ा का इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल का उसूल और अक्स करदा विरासती खुसूसियात का नज़रिया पेश किया। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लेमार्क के तसव्वुरात को लेमार्किज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट देखो, हर जानदार में मखसूस नौइयत की कोशिशों के सबब जिस्मानी आज़ा का इर्तिखा होता है। जैसे ज़राफ़ के अंदर में क्या हुआ, उसने अपने कौन से उज़ू का इस्तेमाल किया, उसने अपने इस नेक का इस्तेमाल किया, गर्दन का इस्तेमाल किया, ऊपर की तरफ पत्ते खाने की कोशिश की, सिर्फ गर्दन आगे बढ़ती गई, ठीक है। इस तरह से लेमार्किज्म है, ठीक है। इनका ये नज़रिया है, इनकी ये सोच है, उन्होंने ये पेश किया, ठीक है। तो जिस्मानी आज़ा का इर्तिखा होता है। अपने अरसे हयात के दौरान जानदार तवाफ़ुक़ और जिस्मानी तब्दीलियों के ज़रिए मखसूस खुसूसियात अक्स करते हैं। इन खुसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्लोली ग्रेजुअली प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट डालेंगे, जानदार की कोशिश और काहली के मद्देनज़र इसके जिस्म में मुनासिब तब्दीलियाँ होती हैं। तो जानदार के अंदर में वो जो कोशिश कर रहा है, जैसे इसने गर्दन का इस्तेमाल किया, खाया, तकलीफ हुई होगी शुरू में, ऐसा हम सोच सकते हैं, क्योंकि जब उसकी जस्ट इमेजिन करो, पहले जब उसकी गर्दन एकदम छोटी थी, नॉर्मल जानदार की तरह था, तो कोशिश करता था, फिर उसको उसी में इंटरेस्ट आने लगा खाने में, उसी तरह से गर्दन को बढ़ाने में, ठीक है। तो उसने वो कोशिश की, काहली नहीं की। तो कोशिश और काहली के मद्देनज़र इसके जिस्म में मुनासिब तब्दीलियाँ होती हैं। ये जेन बैप्टिस्ट लेमार्क का लेमार्किज्म है, नज़रिया है, ठीक है। इनकी खुसूसियात क्या है, कौन से, अब अगर पूछे कि सवाल पूछे कि जेन बैप्टिस्ट लेमार्क की नज़रिए की खुसूसियात बताइए, या इस तरह से कोई सवाल आए, तो खुसूसियात में डालना पहला पॉइंट, ज़राफ़ को लेना। ज़राफ़ नस्ल दर नस्ल अपनी गर्दन को ऊंचा करके दरख्तों के पत्ते खाता है या पत्तियां खाता है। गर्दन को लंबा करने की लगातार मशक की वजह से आज हमें लंबी गर्दन वाले ज़राफ़ नज़र आते हैं। दूसरा, हथौड़े से लगातार ज़ब देने की हरकत के बास लोहार के कंधे, ब्लैक स्मिथ जो होता है ना, लोहार, कंधे और बाजू मजबूत और ताकतवर बन जाते हैं। शतरमुर्ग और इमू पर, अब जैसे शतरमुर्ग है और इमू, ये ऐसे परिंदे हैं, तो परिंदे उड़ने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उनके पंख कमज़ोर हो गए, तो डिसयूज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं। चौथा, पानी की मिसाल लेंगे। आबी परिंदे जैसे बतख और हंस मुसलसिल पानी की सतह पर अपने पैरों की मदद से तैरते रहते हैं, इसलिए इन आबी परिंदों के पैर तैरने के अमल के लिए मौजू बन गए, ठीक है। वो आसानी से पानी में तैरने लग गए। तो इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ उनके अंदर में आ जाएगी, उनके नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगी, और छोड़ देंगे तो फिर जैसे उड़ भी नहीं सकते। शतरमुर्ग की एग्जाम्पल है, इमू की एग्जाम्पल उन्होंने दी है यहाँ पर। और ये पांचवा पॉइंट तो सांप के बारे में है कि सांप जमीन पर रेंग कर चलता है, इसलिए वो अपने पैरों से महरूम हो गया, ठीक है। लेमार्क के मुताबिक ये मुंदरजा बाला जो मैंने अभी पढ़कर सुनाया है, तमाम जो मिसालें हैं जानदारों के जरिए अक्स करदा खुसूसियात हैं जो एक नस्ल से क्या हो गई, दूसरे नस्ल में मुंतकिल हो गई, जीन के जरिए मुंतकिल होती है। इससे पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। लेमार्क के
जो नज़रिया है, पेश करदा नज़रिया लेमार्किज्म जिसको कहते हैं हम, उस पर एतराज़ात उठे फिर से, जैसे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के इसमें हमने देखा था, जिसको हमारे सबक में पहले रखा गया है। ठीक है, तो उसमें देखिए हमने क्या ऑब्जेक्शंस उठे, तो इनको भी ऑब्जेक्शन उठे। कौन कौन से ऑब्जेक्शन हैं? तो वो इस तरह से कि मखसूस नौइयत की कोशिशों के सबब जिस्मानी आज़ा का इर्तिखा और गैर मुस्तामिल आज़ा की तनज़्ज़ुली यानी ज़वाल के नज़रिए को तो तस्लीम कर लिया गया, लेकिन अक्स की हुई उनकी खुसूसियात की नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने की बात को साइंसदानों ने कबूल नहीं किया। ठीक है, साइंसदानों ने इनकी इस बात को खुसूस नहीं किया कि जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं, इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। ठीक है, जिसमें पॉइंट नंबर 2 जिसको जो ऑब्जेक्शन लिया गया वो ये, जिसमें लाई हुई तब्दीलियों या तरमीमात को नई नस्ल में मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ऐसा इनका ऑब्जेक्शन लिया गया साइंसदानों का, कि इनके खिलाफ जैन बाप्टिस्ट लेमार्क के नजरिए लेमार्किज्म पर। ठीक है, तो अक्स करदा खुसूसियात की तवारिस अब हम देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला पॉइंट है जमात का ज़हूर, जिसको हम स्पेसिएशन कहेंगे, यानी इंसान, और उसके बाद का टॉपिक है इंसानी इर्तिखा। तो इंसानी इर्तिखा पर आने से पहले मैं इस टॉपिक पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा, या उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। गौर से सुनना है, इसको अच्छे से समझ कर लेना है। ठीक है, नई अनवा का ज़हूर, नई अनवा यानी नू की जमा अनवा। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इर्तिखा के सबब ही हैवानात और नबातात की नई अनवा का ज़हूर होता है। जब इर्तिखा होगा, इवोल्यूशन होगा, तो नई अनवा का ज़हूर होगा। नू किसे कहते हैं? मैं इससे पहले भी बताया था, नू किसे कहते हैं, इससे पहले डेफिनेशन में दी गई थी, बातें बताई गई थी। नू की डेफिनेशन ये है, स्पेसिस की डेफिनेशन ये है, स्पेसिएशन हमारा टॉपिक है, स्पेसिस की डेफिनेशन ये है, या फिर नू की डेफिनेशन ये है कि कुदरती बारावरी के ज़रिए बारावर नस्ल तैयार करने की सलाहियत रखने वाले जानदारों के ग्रोह को नू कहते हैं। जानदारों का वो ग्रोह होता है और उनमें बारावर नस्ल तैयार करने की सलाहियत हो, तो उन्हें उसको हम नू कहते हैं। अनवा का ज़हूर, एक नू से नई अनवा के पैदा होने के अमल को अनवा का ज़हूर कहा जाता है। ठीक है, एक नू से कई दूसरे अनवा पैदा होना, मुख्तलिफ नू पैदा होना। ठीक है, हर नू में मखसूस खुसूसियात होती हैं, हर नू की मखसूस जुग्राफियाई माहौल में नशोनुमा होती है, इसलिए हर नू में अपनी ग़िज़ाई या फिर जुग्राफियाई हालात, ग़िज़ा की तरजीहात, मस्कन यानी रहने की जगह, बारावरी की सलाहियत, ठीक है, और मुद्दत वगैरह के लिहाज से कुछ फ़र्क होता है। इस तरह नू की मखसूस खुसूसियात कायम रहती हैं। तो इसके अंदर में अज्जा कौन कौन से हैं? पहला, अनवा के ज़हूर के लिए बता रहा हूँ मैं, जिनीनियाती तगय्युर। ठीक है, जिनीनियाती तगय्युर। दूसरा है जुग्राफियाई तब्दीलियाँ। तीसरा है बारावरी या पैदाइश में तब्दीलियाँ। चौथा है तवील अरसे तक जुग्राफियाई या बारावरी की कैफियत से अलहदगी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ मैं, ये सब पॉइंट आपको लिखना है जो मैंने आपको सुना दिया। ठीक है, अभी देखो, हैवानात और नबातात की मुख्तलिफ अनवा का ज़हूर इर्तिखा का ही नतीजा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अभी कुदरती बारावरी के ज़रिए बारावर नस्ल तैयार करने की सलाहियत रखने वाले ग्रोह को नू कहते हैं, स्पेसिस कहते हैं। हर नू मखसूस जुग्राफियाई माहौल में नशोनुमा पाती है। ठीक है, उसकी ग़िज़ा, रहन सहन, बारावरी यानी पैदाइश जिसको का अमल जो करेंगे उसे मुद्दत तवाफ़ुक़ वग़ैरह मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए नू की खुसूसियात बाकी रहती हैं। लेकिन एक नू से नई नू के पैदा होने की वजह से जीनी तगय्युर होता है। ठीक है, पैदा होने की वजह जीनी तगय्युर है। ठीक है, इसी तरह बहुत ज़माने बाद जानदारों की जुग्राफियाई और पैदाइशी तक़सीम अनवा के ज़हूर यानी स्पेसिएशन का सबब बनती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, हमारे इंसानी इर्तिखा, ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, ठीक, देखो अच्छे से ध्यान देना है, इसमें ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेना,
اس کے مین پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں، اس کا خلاصہ رکھ دیتا ہوں کہ انسانی ارتقاء کیسے ہوا، ہیومن ایوولوشن کیسے ہوا. آپ کو یاد رکھنا ہے، اس کو دھیان سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. انسانی ارتقاء کے منازل، اسٹیجز آف ہیومن ایوولوشن، کب کہاں یہ ہوا، اس طرح سے ہم لیں گے، اس کو اس ٹائپ سے لیں گے. 7 کروڑ سال قبل. کب؟ 7 کروڑ سال قبل. کہاں ہوا انسانی ارتقاء؟ پوری زمین پر ہوا. ٹھیک ہے. کیا ہوا تھا جب مختلف قسم کے پستانیوں کے ارتقاء کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے. کس کا ارتقاء ہوا اور کون ختم ہو گیا، یعنی کہ معدوم کون ہو گیا؟ تو جدید لنگور جیسے جانوروں کا ارتقاء ہوا اور ڈائناسورز کا خاتمہ ہوا. ٹھیک ہے. 4 کروڑ سال قبل. اب یہ ایک سوال ہے، کب ہوا؟ تو یہ 4 کروڑ سال قبل کس کا ارتقاء ہوا؟ تو ایپ جیسے جانوروں میں وہ تبدیل ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ارتقاء ہو گیا، ایوولوشن ہو گیا، ایپ جیسا جاندار وجود میں آ گیا. کہاں پر ہوا؟ تو افریقہ کے اندر میں ہوا. کہاں پر ہوا؟ یہ اچھے سے یاد رکھنا، افریقہ میں ہوا. کیا ہوا؟ بندر جیسے جانوروں کی دم غائب ہو گئی. بندر دکھتا ہے نا، جانور آج بھی بندر ہے، دم ہے لانگ ٹیلڈ، ہم کہتے ہیں لانگ ٹیلڈ منکی. ٹھیک ہے. لائن ٹیلڈ منکی، اس طرح سے ہم سنتے ہیں ڈسکوری چینل پہ. تو دم ہے ان کے پاس. تو کہا یہ گیا کہ کیا ہوا، ان میں بندر جیسے جانوروں کی دم غائب ہو گئی. دماغ کی جسامت اور نشوونما میں اضافہ ہوا. جو اسکل کے اندر میں برین ہے ہمارا، دماغ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اس کا ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوا. ہاتھوں کی اصلاح ہو گئی. تو عرصے دراز بعد ایپ جیسے جانور جنوبی اور شمال مشرقی ایشیا میں پھیل گئے. کہاں پر پھیل گئے؟ عرصے دراز بعد، بہت عرصے کے بعد یہ ایسا ہوا. ٹھیک ہے. یہ پکچر کے اندر میں دیکھو، پورا یہ اس پکچر کے اندر میں بتایا گیا ہے کہ کون کتنے سال بعد کیسے کیسے آیا. یہاں پر دم دکھ رہی ہے، یہ دم غائب ہے، یہ چلنے والا ہے، یہ ہاتھ ٹیک کے چل رہا ہے، یہاں سے ہاتھ اٹھا رہا ہے، پھر 2 پیروں پہ چلنے لگا، پھر کچھ اپنا ہاتھ کا استعمال کرنے لگا، ہاتھ کے اوزار بنانے لگا. ٹھیک ہے. یہ اوزار بنانے لگا، یعنی کہ ذہن کا ارتقاء ہو رہا ہے یہاں پر سب یہ اسٹیجز میں. ٹھیک ہے. یہاں پر ذہن کا ارتقاء بتایا گیا ہے. تو 4 کروڑ سال قبل کیا ہوا؟ جنوبی اور شمالی مشرقی ایشیا کے اندر میں. کہاں پر؟ شمالی مشرقی ایشیا میں اور جنوبی شمالی دونوں مشرقی ایشیا کے اندر میں. دماغی جسامت میں کیا ہوا؟ دماغی جسامت میں اضافہ ہوا، پیروں میں مضبوطی پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو یہ 2 پیروں پہ کھڑے ہونے لگے. ٹھیک ہے. تو کس کا ارتقاء ہوا؟ گبن، اورنگٹان جیسے جانوروں کا ارتقاء ہوا. چمپانزی اور گوریلے کا ارتقاء کیسے ہوا؟ کہاں پر ہوا؟ افریقہ میں ہوا. 2 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے. 2 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے. ٹھیک ہے. ڈرائیوپیتھیکس بتایا جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ سب تصویروں کو دھیان سے دیکھنا ہے. انسانی ارتقاء کا سفر کہتے ہیں اس کو، انسانی ارتقاء کا سفر. ٹھیک ہے. تو یہ پورے پیراگراف کا نچوڑ ہے اس کے اندر میں بھی، اور یہ بات کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تقریباً 2 کروڑ سال پہلے کے ایپ کے کچھ انواع میں مختلف قسم کے ارتقائی عمل کی ابتدا ہوئی. دھیان سے سننا. پوائنٹ نمبر 1، آب و ہوا میں تبدیلی. آب یعنی پانی، ہوا یعنی ہوا، فضا جو بھی ہم لیں گے اس کو. دیکھو، پانی اور ہوا میں تبدیلی ہو گئی، موسم میں تبدیلی ہو جائے گی. موسم میں تبدیلی ہو جائے گی، کھانے پینے میں فرق آ جائے گا. ذرا سی ہوا میں تبدیلی ہو گئی تو ہماری طبیعت متاثر ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اس سے جلدی مطابقت نہیں رکھ پاتے. ٹھیک ہے. آب و ہوا میں تبدیلی، موسم کا بتدریج خشک ہونا، جنگلاتی غلاف کا خاتمہ ہونا، یہ ہوا انسانی ارتقاء کے منازل میں. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ ہے شجری حیوان جیسے زمینی نقل مکانی کیسے ہوئی. ایپ کا درختوں سے نیچے اتر کر زمین پر گھر بنانا، مسکن تیار کرنا، بنانا، یعنی وہ سمجھ اس کے اندر میں آئے، اس کا دماغ اتنا ڈیولپ ہو گیا. کھانے اور دیگر کاموں کے لیے ہاتھوں کے استعمال میں اضافہ ہوا. جیسے دوسرے جاندار منہ سے کھاتے ہیں تو یہ ہاتھ سے کھانے لگا. ٹھیک ہے. ایسا مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھو واپس سے کب کہاں کیا ہوا ہوگا اور کس کا ارتقاء ہوا یا کون معدوم ہوا. ٹھیک ہے. تقریباً 2 کروڑ سال قبل. کب تقریباً 2 کروڑ سال قبل. کہاں پر؟ افریقہ میں. کیا ہوا؟ 4 کی بجائے 2 پیروں سے چلنا شروع ہوا. ٹھیک ہے. ایک جاندار کا کمر کی ہڈیوں کی نشوونما، جھک کر چلنا. ٹھیک ہے. تو یہ ارتقاء ہوا بندر کے اندر میں. تو پہلا انسان نما جاندار جس کو ہم راماپیتھیکس کہتے ہیں، راماپیتھیکس. ٹھیک ہے. یہاں پر ہے جو چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اسٹیٹ اس کا نام کیا ہے؟ راماپیتھیکس.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تقریباً 40 لاکھ سال قبل جنوبی افریقہ میں. کہاں پر؟ جنوبی افریقہ میں. یہ کیا ہوا؟ ایپ آگے چل کر زیادہ بڑا اور ذہین ہو گیا. تو چینج کیا آیا؟ زیادہ بڑا ہو گیا اور ذہین بھی ہو گیا. تیسرا پوائنٹ ہے تقریباً 15 لاکھ سال قبل ایشیا میں. کہاں پر؟ ایشیا میں، چین میں اور انڈونیشیا میں. 3 نام ہے. ایشیا کے اندر میں بر اعظم ایشیا میں، چین اور انڈونیشیا میں. ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ ہنرمند اور ماہر انسان پیدا ہوا. یعنی کہ ماہر انسان بنا، یہ تبدیلی آئی. پہلا سیدھا چلنے والا انسان ہوا. ٹھیک ہے، پہلا سیدھا چلنے والا انسان. اس کو دیکھیں، ہنرمند انسان لکھا ہوا ہے یہاں پر. تو یہ ہوا. ٹھیک ہے. انسان جیسے جانداروں کا ارتقاء، انسان ہومو نسب کے درجے پر پہنچا. ہومو نسب کے درجے پر پہنچا. ٹھیک ہے. تقریباً 1 لاکھ سال قبل افریقہ میں. کہاں پر؟ افریقہ میں، ایشیا اور یورپ میں. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹس اچھے سے یاد رکھنا. افریقہ، یورپ، ایشیا میں کیا ہوا؟ سیدھا چلنے والا انسان، اس کا ارتقاء ہوا. دماغ کے حجم میں اضافہ ہو گیا. اس کے دماغ کا حجم بھی بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. دماغ مکمل طور پر ترقی یافتہ ہو گیا اور وہ پھر آگ کا استعمال سیکھ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھے سے. اس کے بعد تو کیا کیا ارتقاء ہوا اس میں دانشمندی آئی، سمجھ آئی، سمجھ بوجھ آئی، جس کو ہم ہومو سیپین کہتے ہیں. نیانڈرتھل یا نیانڈرتھالینس کہتے ہیں. نیانڈرتھل بولتے ہیں نا. تو اسی طرح سے یہ جو جاندار دکھ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک تلوار جیسی چیز دکھ رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. نیانڈرتھال جو لکھا ہوا ہے، تھال لکھا ہوا ہے، تو نیانڈرتھالینس. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہومو سیپینس آ گئے. ٹھیک ہے. دانشمند انسان کا گروہ پہلا، اس کا پہلا رکن نیانڈرتھل تھا. انسان یہ بہت ذہین تھا. تو بہت ذہین انسان کی اگر اگزامپل دینی ہے تو یہ دیتے ہیں نیانڈرتھل. ٹھیک ہے. نیانڈرتھل. ٹھیک ہے. دانشمند انسان. ٹھیک ہے. ہومو سیپین گروپ سے تعلق رکھنے والا پہلا نیانڈرتھل انسان بہت ذہین تھا. ٹھیک ہے. کب تھا؟ تقریباً 1 لاکھ سال قبل. کہاں پر تھا؟ افریقہ، ایشیا اور یورپ میں. کیوں؟ کیونکہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ سیدھا چلنے والا انسان تھا یہ، اور دماغ کے حجم میں اس کے اضافہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. یہاں تک جب ارتقاء کے مرحلے میں پہنچا تو، اور یہ آگ کا استعمال بھی سیکھ چکا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تقریباً 50,000 سال قبل پہلے کہاں پر؟ افریقہ میں، ایشیا میں اور یورپ میں ارتقاء کا عمل نہایت تیز رفتاری سے شروع ہوا اور کرومیگنن انسان کا وجود ہوا. کیا ہوا؟ کرومیگنن انسان کا ہوا. پھر تقریباً 10,000 سال قبل پہلے پوری دنیا میں، پوری زمین پر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پورے گلوب کے اندر میں، پوری دنیا کے اندر میں، پوری زمین میں کیا ہونے لگا؟ کاشتکاری کی ایجاد ہوئی. کاشتکاری کسے کہتے ہیں؟ کسان جو کرتا ہے نا، فصل اگاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کاشتکاری کی ایجاد ہوئی. مویشی پالنا، تو یہ کسانوں والا کام. ٹھیک ہے. مویشی پالنا یہ انسان کا بنیادی پیشہ. ٹھیک ہے. بنیادی پیشہ ہوا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے آگے بڑھنے کے بعد، اس اسٹیپ کے آگے بڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ کاشتکاری کی ایجاد کرنے کی صلاحیت آ گئی. ارتقاء ہو گیا یہ چیز کا. مویشی پالنے کی صلاحیت آ گئی. بستیوں کا قیام اور تہذیب کا آغاز ہوا. ثقافت کی ترقی ہوئی. یہ سائنس مانتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر میں کس کا ارتقاء ہوا؟ ہومو سیپین، یعنی عقل مند انسان. ٹھیک ہے. عقل مند انسان کہلایا پھر یہ. اس کے بعد 5,000 سال قبل پہلے پوری زمین پر کیا ہوا؟ تحریر کے ہنر کی دریافت اور تاریخ کی ابتدا ہوئی. ہسٹری کیسے آئی، اس کے بارے میں سائنس کیا کہتا ہے؟ تحریر کے ہنر کی دریافت ہوئی اور تاریخ کی پھر وہاں سے ابتدا ہوئی، جس کو ہم ماڈرن ہیومن کہیں گے. ٹھیک ہے. تو ماڈرن ہیومن یعنی کہ جدید انسان. ٹھیک ہے. 400 سال قبل پہلے پوری دنیا میں جدید علوم کا سورج طلوع ہونا اور غروب ہونا دونوں اپوزٹ ہے. طلوع ہونا، سٹارٹ ہونا. ٹھیک ہے. سورج طلوع ہو گیا. ٹھیک ہے. صبح ہوئی. جدید علوم کا سورج طلوع ہوا یعنی صبح ہو گئی. ٹھیک ہے. سنہرا دن آیا، ایسے ہم بول سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 200 سال قبل پہلے پوری دنیا میں صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا. اور اس چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ کس چیز کا ارتقاء ہوا؟ یہ دونوں باتوں کو، جدید علوم کا سورج طلوع ہوا یا صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا، اس کو ایک بات کیا کہیں گے؟ کون سی چیز ارتقاء ہوئی؟ انسان کا تہذیبی اور ثقافتی ارتقاء ہوا. تہذیبی اور ثقافتی ارتقاء ہوا.
तो बहुत अहम जो बातें हैं उनमें से 2 बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहला, तस्लीम शुदा इंसान नुमा जानवर रामापैथिकस, ठीक है, कौन था? रामापैथिकस, हियर इट इज, यहाँ वो, ठीक है। पहले ज़हीन इंसान की मिसाल निएंडरथल, ठीक है, निएंडरथल यहाँ पर है वो, ठीक है। ये इस तरह से आपको जहन में रखना है। इंसानी इर्तिकाई मनाजिल और उनका दौरानिया इसके अंदर में पूरा बताया गया है। इस चार्ट का अच्छे से मुशाहिदा करें कि इंसानी इर्तिका के मनाजिल के अंदर में लंगूर जैसे ख़दीम जानवर, फिर इजिप्टोपैथिकस कैसे कब आए, फिर ड्रायोपैथिकस कैसे आए, रामापैथिकस कैसे आए, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है ना, इजिप्टोपैथिकस, रामापैथिकस, ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस। फिर क्या है? ऑस्ट्रेलोपैथिकस, हुनरमंद इंसान, ठीक है, सीधा चलने वाला इंसान। फिर निएंडरथल, क्रो-मैग्नन इंसान, ठीक है, इस तरह से क्रो-मैग्नन इंसान, ठीक है। तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा मैंने इस टॉपिक को लेने की कोशिश की है। स्टूडेंट, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं कि इंसानी इर्तिका, ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है और किस तरह से है। इसको याद रखना है तो इसे बार बार सुने और समझने की कोशिश करें। पूछा जा सकता है सवाल, अब यहाँ पर हमारा पूरा सबक मुकम्मल हो चुका है, तो सवाल ये पूछा जा सकता है इस पर, जैसे इस पर यानी कि कुछ सवाल जैसे अचानक रोनुमा होने वाली तब्दीली का अहम सबब ह्यूगो डी वेरिस के कौन से नज़रिए की वजह से मालूम हुआ? तो म्यूटेशन, नोई तबद्दुल बताना है जवाब। प्रोटीन की तालीफ डैश के ज़रिए होती है, जीन के ज़रिए होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तीसरा, डीएनए के सालिमे के धागे से मालूमात मैसेंजर आरएनए एम डैश आरएनए धागे पर इरसाल करने के अमल को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। इर्तिका यानी क्या? डैश पूछा जाएगा तो मरहलावार तरक्की, इर्तिका यानी मरहलावार तरक्की, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस। 5वां सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, इंसानी जिस्म में मौजूद डैश नामी आसारी उज़ू इर्तिका का अहम सबूत है, क्या है? अपेंडिक्स, ठीक है। उसके बाद डैश का मुताल्ला इर्तिका के अमल को समझने का एक अहम पहलू है फॉसिल्स, जिसको हम अर्काज़ात कहते हैं। अब यहाँ हमारे ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवालात आते हैं कि हमारे पास पहले इंसान नुमा जानवर से मुताल्लिक़ मालूमात मशरिक़ी अफ्रीका के डैश की सूरत में है, रामापैथिकस, ठीक है, अभी हमने पढ़ा रामापैथिकस, ठीक है। फिर उसके बाद तकरीबन 50,000 साल क़ब्ल डैश इंसान का इर्तिका हुआ। 50,000, देखो यहाँ पर 50,000 दिखाई दे रहा है, क्रो-मैग्नन इंसान, ठीक है, क्रो-मैग्नन, तो इसमें आएगा जवाब क्रो-मैग्नन। फिर तकरीबन 10,000 साल क़ब्ल पहले ज़हीन इंसान ने डैश के पेशे की शुरुआत की। पहला बुनियादी पेशा जो किसानों का पेशा है, इस बात से जहन में रखे, काश्तकारी, ठीक है। और 10वीं खाली जगह लास्ट मैं बता रहा हूँ, डैश इंसान को ज़हीन इंसानों की जमात की पहली मिसाल तस्लीम किया जा सकता है, तो वो कौन सा है? निएंडरथल। तो आई होप ये आपको अच्छे से याद रहेगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक है तवारिस और इर्तिका यहाँ पर मुकम्मल होता है। अगले चैप्टर में हम कुछ और मालूमात हासिल करेंगे उसके हिसाब से, या कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर मैथमेटिक्स में बनाइए, और इंग्लिश, सेमी इंग्लिश के बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप सेमी इंग्लिश से पढ़ाइए। तो देखते हैं आगे सेमी इंग्लिश से भी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उर्दू को साइड बाय साइड एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों, नन्हे मुन्ने दोस्तों, आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप इसको अच्छे से सुने, बार बार सुने, समझने की कोशिश करें, और समझने के बाद अपने ख्यालात को एक पेपर पर पेन के ज़रिए लिखें, ठीक है, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो भी कुछ दिक्कत आती है आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ या डायरेक्ट वहाँ पर जवाब दूँ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।